हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेसन 6 ऊतक जिसमें आज हम जंतु ऊतक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और अभी तक हमने पौधे में कौन कौन से ऊतक उपस्थित होते हैं उनको स्टडी किया। इस वीडियो में आप बारी बारी से हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आप रिटन मैटर और क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और दोनों ही लैंग्वेजेस में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। देन होप इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू। तो आइए अब हम सबसे पहले हिंदी में देखते हैं कि जंतु ऊतक एपिथीलियम क्या है। तो जिस तरह से हमने देखा कि पौधों के भारी रक्षा के लिए कुछ ऊतक पाए जाते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर की भी बाहरी रक्षा ऊतकों के द्वारा ही होती है। और जंतुओं का जो शरीर ढकने या जो बाहरी रक्षा प्रदान करने के लिए जो ऊतक हैं उनको हम एपिथीलियम ऊतक कहते हैं। और इन एपिथीलियम ऊतकों का मुख्य कार्य क्या है? शरीर, आंतरिक अंगों और गुहिकाओं को ढकना एवं भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करना और उनकी रक्षा करना। अब जैसे हमारे शरीर में त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी, फेफड़े, कूपिका आदि सभी एपिथीलियम ऊतक से बने हुए होते हैं। अब ये एपिथीलियम ऊतक कितने प्रकार के हैं? मुख्य 4 प्रकार के हैं। शल्की एपिथीलियम, घनाकार एपिथीलियम, स्तंभी एपिथीलियम, स्तरित शल्की जो है वो शल्की का ही भाग है, और ग्रंथिल एपिथीलियम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शल्की एपिथीलियम और स्तरित शल्की एपिथीलियम क्या है। तो इन कोशिका में बहुत पतली और चपटी होती हैं और इनका जो अस्तर है वह कोमल अस्तर का निर्माण करती है। जैसे अगर हम देखें तो हमारे फेफड़े की जो कूपिकाओं हैं, जहां पर विसरण यानी कि गैसों का ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाना, उसे हम कहते हैं विसरण। तो कूपिकाओं में रक्त वाहिनी और आहार नली और मुंह का अस्तर, जहां पर कि हमें पतली और चपटी कोशिकाओं की आवश्यकता है, वहां पर शल्की एपिथीलियम पाए जाते हैं। उसके साथ साथ त्वचा की शल्की एपिथीलियम कई परतों में व्यवस्थित होती है, इसीलिए उसे स्तरित शल्की एपिथीलियम कहा जाता है और वह स्तरित शल्की एपिथीलियम ऊतक का निर्माण करती है। उसके बाद हम देखते हैं स्तंभी एपिथीलियम क्या है। हमारे शरीर के वो भाग जहां पर कि अवशोषण हो रहा है या जहां पर कि स्त्राव होता है, जैसे आंतों और श्वास नली के भीतर अस्तर में स्तंभी एपिथीलियम पाई जाती है। और ये कोशिकाएं कैसी हैं? स्तंभाकार होती हैं। और श्वास नली के जो भीतरी स्तर में ये कोशिकाओं में धागे के समान संरचना पाई जाती है, जिसको कि हम सीलिया कहते हैं। और ये जो पदार्थ के चालान में सहायता करती है। मीन्स सीलिया का क्या काम है कि जो म्यूकस जो हमारे, अगर हम बात करें श्वास नली के अंदर अगर ये सीलिया उपस्थित है तो वह म्यूकस को बाहर निकालने में सहायता करती है। तो इन्हें साधारण स्तंभी ऊतक भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा घनाकार एपिथीलियम। घनाकार कोशिकाएं वृक्क की नलिकाओं और लार ग्रंथियों के अस्तर को बनाती है और इन्हें यांत्रिक मजबूती प्रदान करती है। इसकी कोशिकाएं ग्रंथि कोशिकाओं का काम भी करती है, जो जरूरी पदार्थों का स्त्राव करती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो है ग्रंथिल एपिथीलियम, जो कभी कभी घनाकार एपिथीलियम ऊतक के कुछ भाग अंदर की ओर मुड़कर एक बहुत बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करते हैं और यह जरूरी पदार्थ का स्त्रावण भी करती है, जैसे पसीना, श्लेष्मा, अश्रु आदि का निर्माण भी करती है। एपिथीलियम ऊतक के कार्य क्या हैं और ये कहाँ पर स्थित होते हैं? तो अगर हम देखें एपिथीलियम, जैसा कि अभी हमने बात की थी कि एपिथीलियम ऊतक क्या कर रहा है कि यह जो है हमारे शरीर को ढकने या बाहरी रक्षा प्रदान करने के लिए जो ऊतक है उसको हम एपिथीलियम ऊतक कहते हैं। और इसका मुख्य कार्य क्या है कि यह शरीर के आंतरिक अंगों और गुहिकाओं को ढकना व विभिन्न
प्रकार के जो हमारे शारीरिक तंत्र हैं उनको एक दूसरे से अलग कर उनकी रक्षा करना। तो ये सारे जो कार्य हैं वह एपिथेलियम ऊतक के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता है एपिथेलियम ऊतकें सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जैसे कि अभी हमने देखा सामान्यतः ये 4 प्रकार के होते हैं, शल्की एपिथेलियम, शल्की तथा स्तरित। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट। सेकंड हमारा है घनाकार, थर्ड है स्तंभी और फोर्थ ऊतक हमारा है जैसा कि आप देख रहे हैं ग्रंथिल ऊतक। तो ये हमारा हो गया सेकंड प्रश्न का आंसर। अब थर्ड अगर हम देखें तो थर्ड हमारा कह रहा है स्तंभी एपिथेलियम ऊतक कहाँ पर स्थित है और इसका कोई एक कार्य लिखें। तो स्तंभी ऊतक जैसा कि आप वर्कशीट में देख रहे हैं कि जहां पर अवशोषण और स्त्राव हो रहा है, जैसे कि आंतों और श्वास नली के भीतर के स्तर पर स्तंभी एपिथेलियम पाए जाते हैं। और अगर इसके हम कार्य की अगर बात करें तो जैसे भीतरी स्तंभ पर धागे के समान संरचनाएं होती हैं जो पदार्थ के चालान में सहायता प्रदान करती हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट अपना प्रश्न देखें। अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है ग्रंथिल और घनाकार ऊतकों में अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला हम अंतर देखते हैं कि घनाकार, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा कि घनाकार ऊतक वृक्क की नलिकाओं और लार ग्रंथियों के अस्तर का निर्माण करती है। अब ग्रंथिल ऊतक को अगर हम ले लेते हैं पॉइंट ए। ग्रंथिल ऊतक क्या है कि कभी कभी घनाकार एपिथेलियम ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ जाता है जो बहुकोशीय ग्रंथि का निर्माण करता है। ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड हो जाएगा कि घनाकार एपिथेलियम क्या कर रहा है, यांत्रिक मजबूती प्रदान कर रहा है और ग्रंथिल एपिथेलियम पदार्थों का स्त्रावण कर रहा है जैसे कि पसीना, श्लेष्मा, अश्रु आदि। तो इस तरह से हम इसके 2 पॉइंट्स का डिफरेंस हम इसमें लिख सकते हैं। अब एक बार वर्कशीट को हम इंग्लिश में भी देखते हैं। Now let us study this topic in English. अभी तक हमने इसको हिंदी में स्टडी किया, अब हम देखते हैं कि एनिमल टिश्यूज एपिथेलियम है क्या। So as we have seen that in plants they are having a tissue which protects them from outside. Similarly, animals also have a tissue which protects them from outside, and that tissue is known as epithelial tissues, which covers the body and provides protection from outside. Now what is the main function? Main function is to cover the body, internal organs and cavities within the body, as well as it forms the barrier between different body systems, or it separates different body system. It also provides protection to the body. The skin, lining of the mouth, lining of the blood vessels, lungs, alveoli, etc. all are made up of epithelial tissues. Now these tissues, they are tightly packed and forming a continuous sheets, and thus they have small amount of cementing material between them. So there is no intercellular spaces present between them. Now the types of epithelial tissues, generally we see there are 4 types of epithelial tissues. Now what are the names of these epithelial tissues? First is the squamous epithelial tissue, second cuboidal, third is columnar, and fourth is granular. Now this stratified squamous epithelium can be included along with squamous epithelium. Now let us study these one by one. First of all, let us see what is this squamous epithelial tissue and stratified squamous epithelium tissue. So first, these are extremely thin and flat cells. They are forming a delicate lining. So as it is forming a delicate lining, they are present on the inner lining of the mouth, esophagus, and the cell linings of the blood vessels or alveoli, where diffusion of substances occur. So these are present generally where the diffusion of substances is taking place. And these squamous epithelial of the skin, they are arranged in many layers. So when they are arranged in many layers, it forms stratified squamous epithelial tissues to prevent wear and tear.
Now let us see the next, columnar epithelial cells. So these columnar epithelial cells, these are found where absorption and secretion occurs. That means these are present on the inner lining of the intestine and respiratory tract. So the cells of these columnar epithelial tissues, they are column type as we are seeing in a diagram, and they are having in the respiratory tract having a hair-like projections which is known as cilia, which helps in the movement of mucus out of the tract. So such types of epithelial tissues is known as ciliated columnar epithelial tissues. Now let us study the cuboidal epithelial tissue. So in case of cuboidal epithelial tissue, they forms the inner lining of the ducts of salivary glands and kidney tubules. Thus they are providing the mechanical strength to them, and these cells often act as a gland cells and secrete certain substances at the epithelial cells. So this is about cuboidal epithelial. Next is glandular epithelial tissues. So these glandular epithelial tissues, sometimes a portion of cuboidal epithelial cells, they fold inwards and multicellular gland is formed which secretes many type of substances like saliva, sweat, mucus, etc. Now let us once again revise all these types of tissues and then we will do the question answers. So these epithelial tissues, these tissues generally form a set of very close to each other tightly packed cells, and they just consist of a single layer of cells. It covers all the organs and lines the cavities of hollow organs like stomachs. It also primarily are protective in functions. Now we can see the diagrams of each type of these tissues. Now let us see the points one by one. First is squamous epithelium. So this squamous epithelial tissues, in it the cells, they are arranged end to end like the tiles on a floor. They are polygonal and it forms a delicate lining of cavities, that is mouth, esophagus, nose, blood vessels and covering of the tongue and skin. So this is about squamous epithelial cells. So as we are revising so that we can understand it more clearly. Now second type is the cuboidal. So as the name suggests, these are cube-like cells and they fit closely. These cells look like squares in sections, but they are free surface appears hexagonal. They are found in kidney tubules, thyroid vesicles and in glands like salivary glands and sweat glands. It forms germinal epithelium of testes and ovaries. It involves in the absorption, excretion and secretion, also provides mechanical support. Now the next is the columnar epithelium, means pillar-like. It forms the lining of the stomach. Now small intestine, colon, they forms mucous membranes. Now border of microvilli is present at the free surface end to end of each cell, which increases the absorption efficiency of small intestine. Now next is ciliated epithelium cells. Now these cells, they may be cuboidal or columnar. They are found in respiratory tract, lining of sperm duct, oviduct, kidney tubules. These are also present on its free surface and they are present as protoplasmic outgrowths, which we are calling at cilia, which helps in the movement of ova in the fallopian tube. Now next is the glandular, means these gland cells, they secrete substances at the epithelial cells, and sometimes position of epithelial tissue folds inwards and forms multicellular gland, which is known as glandular epithelium.
So this is all about the different types of cells or the tissues of epithelium. Now let us study the question answers. First question is, what are the functions of the epithelial tissue and where are they located? So as we have just seen it, that these epithelial cells, they just covers all the body and provides protection from outside, and the main function is to cover the body, the internal organs and the cavities within the body. It forms a barrier to keep different body systems separate, therefore it is providing a protection to the body. So this is the answer of the first question. Now let us see the second question. What are the different types of epithelial tissue? So as we have just seen, the different types of epithelial tissues are the four types of epithelial tissue. So the second answer is squamous, cuboidal, columnar and glandular. These are the four types of epithelial tissues. Now the third question is, where are columnar epithelial cells located, and write its one function. So the answer of the third is, as we are seeing in the worksheet, that it is found where absorption and secretion occurs, that means in the inner lining of the intestine and respiratory tract. So one of the function is that it is having hair-like structures which is known as cilia, helps in the movement of mucus out of the tract. So this is the answer of the third question. Now the fourth question is, differentiate between glandular and cuboidal epithelial tissue. So as we are seeing in the worksheet, answer of fourth question is, first point, if we see that these cuboidal cells, these tissues, they forms the inner lining of the ducts of the salivary gland and kidney tubules, and sometimes a portion of these cuboidal cells, they folds inwards and form a multi cellular gland which is known as glandular epithelium. So this is the one difference. And second is that cuboidal, it provides mechanical strength, whereas in case of glandular, they secretes many substances like saliva, sweat, mucus, etc. So these are the two differences of cuboidal and glandular epithelium. So hope students, this worksheet must be clear. If you haven't subscribed my channel, you can subscribe, and thank you for watching this video.